Hello students, in previous lecture we studied about the test cross. I hope you have studied, and on the page number 74 of your book there is two questions. The first question is, using the Punnett square, try to find out the nature of offsprings of a test cross. What ratio did you get? Okay, so using this Punnett square method, try to find out the nature. What happened during the test cross? Why test cross is carried out? First, to find out the genotype on the base of their characters, and second, if the genotype or the individual is dominant, then which type of dominant, that is homozygous or heterozygous. हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते थे? मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को क्यों इन्वेंट किया? बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. फर्स्ट, कि कोई भी कैरेक्टर्स जो हम हमारी नेक्ट आइज के थ्रू जो देख रहे हैं कि ये टॉल है प्लांट और ये ड्वार्फ है, ये फ्लावर वायोलेट है या फिर वाइट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर वी डज नॉट डिस्टिंग्विश द डिफरेंस. मीन्स कि इफ द वायोलेट फ्लावर इज देयर, then there is no idea about the genotype is capital T और कैपिटल T स्मॉल t. मतलब कि अगर आपको बताया जाता है कि ये जो फ्लावर है वो वायोलेट कलर का है, उसके ऊपर से आपको ये तो आइडिया आ ही जाता है कि वायोलेट कलर है, दैट मीन्स कि उसमें एक जीन तो डोमिनेंट होता ही है, मतलब कि ये जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, ये पता चलता है. लेकिन डोमिनेंट में टू ऑप्शंस है जीनोटाइप के, कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट कि फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. दैट मीन्स कैपिटल W होता है तो भी वो फ्लावर वायोलेट कलर का आता है, अगर कैपिटल W स्मॉल w होता है तो फिर भी वो वायोलेट कलर का आता है. तो अगर आपके पास वायोलेट कलर का फ्लावर रखा जाता है तो आप उसको देख के ये तो नहीं बता सकेंगे कि उसमें कैपिटल T प्रेजेंट है या फिर कैपिटल T स्मॉल t प्रेजेंट है. क्लियर? तो दिस टेस्ट क्रॉस इज जनरली परफॉर्म फॉर द फाइंड आउट इफ इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ये टेस्ट क्रॉस हमने परफॉर्म किया, लेकिन आपको ऐसा बोला है कि प्यूनेट स्क्वायर के मेथड के थ्रू वो जो टेस्ट क्रॉस है उसको किया जाए. तो टेस्ट क्रॉस में देयर इज अ टू पॉसिबिलिटीज. द फर्स्ट, we take capital W and और टेस्ट क्रॉस में मैंने बताया था कि क्रॉसिंग हमेशा किसके साथ करना होता है? रिसेसिव के साथ. मतलब कि कैपिटल W क्रॉस्ड विथ स्मॉल w. क्लियर? एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटीज इज व्हाट? तो कैपिटल W स्मॉल w which crossed with the small w. Okay? So here the second option is what? The second option is the capital W small w crossing with the small w. Why? Because we don't have any idea if the flower has the genotype capital W और capital W small w. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए कि वायोलेट फ्लावर का क्रॉसिंग वाइट फ्लावर के साथ हो रहा है और हमें सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो वायोलेट कलर के मिले, तो उसके बेस पे हम इतना तो जस्ट सोच ही सकते हैं ना कि सारे वायोलेट कलर के फ्लावर्स कब पॉसिबल है कि जो एलेल्स है, पैर है, जो जीन्स की पैर है, तो दोनों जीन कौन से होंगे? डोमिनेंट होंगे, तभी हमें 100% रिजल्ट वायोलेट मिला. और 50-50% चांसेस कब होता है? दैट मीन्स कि 50% वायोलेट फ्लावर एंड 50% वाइट फ्लावर. तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो कब होती है?
तो ये पॉसिबिलिटीज तभी पॉसिबल है कि उसमें दोनों टाइप के जीन 50-50% प्रेजेंट है, कैपिटल W एंड स्मॉल w. दैट मीन्स कि वो हेट्रोजाइगस है. क्लियर? ओके. सो हियर बाय यूजिंग द प्यूनेट स्क्वायर मेथड, कैपिटल W having two types of genes emits same way here small w by using this square, capital W cross with the small w, capital W small cross with the small w, same way capital W cross with the small w and again capital W cross with the small w. Clear? All the results are capital W small w. Means कौन से कलर के मिले? वो तो हमें पता ही है कि क्रॉसिंग से मिलता तो वायोलेट कलर का ही फ्लावर है. क्लियर? लेकिन यहाँ हमें 100% वायोलेट कलर के फ्लावर्स मिले. क्लियर? वाई? Because of the presence of alleles having two characters for or having two genes for the same character. मतलब ऐसा बताया जाता है कि हम 100% वायोलेट कलर कब मिलेगा, तो तभी पॉसिबल है कि जब वो होमोजाइगस होता है. होमोजाइगस मतलब कि उसके पास दोनों सेम ही टाइप के जीन्स होते हैं. क्लियर? तो हमें यहाँ 100% वायोलेट मिला. By using this Punnett square method, there is a first possibility if the homozygous is crossed with the recessive, then 100% flowers will be violet color. Clear? There is another option, capital W small w. So here the first is the capital W and another is the small w. Same way here, small w, small w. Clear? Okay. Capital W cross with the small w. Capital W cross with the small w. Capital W, small w. Capital W, small w. Now small w cross with small w, again small w cross with the small w. Clear? Okay. Now what happened? Total 4 results है, जिसमें से 2 results कैसे मिले कि जिसका जीनोटाइप है कैपिटल W स्मॉल w और बाकी के जो है स्मॉल w स्मॉल w. क्लियर? 2 दैट मीन्स अगर आपको रेशियो बताया जाए तो 1:1. और ऐसा भी कह सकते हो कि 50% पॉसिबिलिटी है वायोलेट कलर की एंड 50% पॉसिबिलिटी है वाइट कलर की. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन. समझ में आया? क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि जो भी प्यूनेट स्क्वायर का यूज करके जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू, वो कैसे होते हैं वो फाइंड आउट करिए. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ हमने ये ऑफस्प्रिंग फाइंड आउट किए कि वो कैसे होते हैं. तो प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू हमें टेस्ट क्रॉस में तो वैसे भी 2 पॉसिबिलिटी है ना, कि हमें ये पता है कि वो डोमिनेंट वायोलेट कलर का फ्लावर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो वो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है. तो उसके हिसाब से हमने 2 पॉसिबिलिटीज ली. तो अगर कैपिटल W प्रेजेंट है, आंसर में लिखना है बाय यूजिंग दिस प्यूनेट स्क्वायर मेथड. फर्स्ट, फिर लिखना है फर्स्ट इफ द डोमिनेंट जीनोटाइप और प्रेजेंट, homozygous dominant is present. क्या लिखोगे? If the homozygous dominant is present, then the 100% results will be violet flower. Clear? And if the heterozygous dominant is present, then the 50% will be violet color and the 50%
वाइट कलर। क्लियर कि अगर हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है तो 50% चांसेस है वायोलेट कलर के फ्लावर की एंड 50% चांसेस होता है वाइट कलर के फ्लावर्स। क्लियर, फर्स्ट कंप्लीट। फर्स्ट में क्या लिखोगे कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट यूज किया है तो सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे है, वायोलेट कलर के, और अगर हेट्रोजाइगस यूज किया है तो 50% वायोलेट है एंड 50% वाइट कलर के। क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड, उसमें ही सेकेंड दिया है, व्हाट रेशियो डिड यू गेट। यहाँ तो कोई रेशियो बिकॉज ऑफ द 100% आर वायोलेट एंड इन दिस द रेशियो इज 1:1। कब लिखना है कि when the heterozygous dominant is present then the ratio we will get 1:1, 50-50%. Clear the answer of this first question. फिर भी कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना। सेकेंड, यूजिंग द जीनोटाइप्स ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। मैंने बोल ही दिया है, वो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन मैंने पहले ही बोली हुई है, फिर भी रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा है कि जीनोटाइप्स जो है क्रॉस के उसका यूज करते हैं, तो इसके जीनोटाइप्स कौन से है, कैपिटल W का क्रॉसिंग करवाया है रिसेसिव के साथ, कैपिटल W स्मॉल w का क्रॉसिंग करवाया है रिसेसिव के साथ। क्लियर, ये तो हमने लिया हुआ है रिसेसिव, मतलब जीनोटाइप्स जो है क्रॉस में हमने कौन कौन से पॉसिबल लिए हैं, कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w, और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर, तो अगर हम ये जीनोटाइप का यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से अगर हमें टेस्ट क्रॉस की जनरल डेफिनेशन देनी है, आप देख ही सकते हो ये कैपिटल W और ये कैपिटल W है स्मॉल w, तो ऑब्वियसली अब क्या बोलोगे कि टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, the method is used is known as test cross. What is test cross? अगर आप जीनोटाइप्स के बेस पे ही अगर आपको आंसर देना है तो क्या दोगे कि क्या चेक कर रहे हैं हम, if the individual is homozygous dominant और the individual is heterozygous dominant। आपको ये पता नहीं है तो हमने जस्ट सपोज लिया है कि सपोज ये है। आपको जस्ट इतना याद रखो कि आपको जस्ट इतना ही पता है कि रिजल्ट कौन सा है, तो रिजल्ट है वायोलेट कलर का फ्लावर। क्लियर, तो ऑब्वियसली वायोलेट कलर का फ्लावर होने के दो ही ऑप्शंस है। क्या, अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल W है तो फिर वो वायोलेट कलर का फ्लावर आता है, या फिर कैपिटल W स्मॉल w बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट तो फिर वो वायलेट कलर का फ्लावर आता है। लेकिन अगर आपको ऐसा बताया जाता है कि 4 वायलेट फ्लावर है, तो क्या आप 4 वायलेट कलर के फ्लावर को देख के ये जज तो नहीं कर पाएंगे ना कि उसमें जीनोटाइप कैपिटल W है या फिर कैपिटल W स्मॉल w है। ये तो हमने सपोज लिया है कि सपोज ये है तो क्या रिजल्ट मिलता है, और ये है कैपिटल W स्मॉल w तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या सोचना है कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट है तो 100% रिजल्ट जो है वो कौन सा मिलता है, डोमिनेंट, दैट मीन्स के वायोलेट कलर के फ्लावर्स। क्लियर, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जीनोटाइप कैपिटल W है या फिर कैपिटल W स्मॉल w है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर जिस क्रॉसिंग के थ्रू रिजल्ट में 100% फ्लावर वायोलेट मिलता है वो तभी पॉसिबल है कि जब उसका जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल W। यहाँ उसके पास दोनों टाइप के एलेल्स हैं, एक कैपिटल W जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायोलेट कलर के लिए, और ये स्मॉल w जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइट कलर के लिए। तो अगर हमें 50-50% चांसेस मिलते हैं, मतलब कि हमें जो रिजल्ट मिला उसमें हमें 50% वायोलेट फ्लावर मिले एंड 50% कौन से वाइट फ्लावर मिले, तो उसके हिसाब से हम बोल ही देंगे कि ओके कि ये जो है फ्लावर उसका जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल W स्मॉल w। तो एक्चुअली हमने फाइंड आउट तो क्या किया, वही ना कि ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है।
क्लियर? तो जनरल टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आपको देनी है, तो क्या दे सकते हैं जीनोटाइप के हिसाब से कि इफ द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस मेथड। क्लियर? फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना। बस इतना याद रखो, टेस्ट क्रॉस मेथड किसके लिए है, तो हमें इसमें रिजल्ट तो पता ही है कि रिजल्ट में वायोलेट कलर के फ्लावर मिले हैं, समझ में आया? लेकिन वायोलेट कलर का फ्लावर है, हमें वो तो पता ही है कि हम वायोलेट कलर का जो फ्लावर है उसका क्रॉसिंग करवा रहे हैं रिसेसिव के साथ, लेकिन हमें वो नहीं पता है कि जो वो वायोलेट कलर का फ्लावर है उसमें जीनोटाइप कैपिटल W प्रेजेंट है या फिर कैपिटल W स्मॉल w प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो पूरी मेथड है वो उसी के लिए है कि हम 100% पता लगा सके कि अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखती हूँ, यहाँ मैंने वैसे ये सब कुछ आपको बता ही दिया हुआ है, देखो कि यहाँ सपोज लिखा है वायलेट कलर का फ्लावर है, हमें पता नहीं है, हम जस्ट सपोज दिया है कि शायद कैपिटल W होगा, वैसे सेम वे यह हमें पता नहीं है, हमने लिया हुआ और उसके हिसाब से रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट में हमें क्या पता चला कि अगर हम क्रॉसिंग करते हैं रिसेसिव के साथ और हमें 100% वायलेट कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि हमें 100% सेम ही रिजल्ट मिलता है, एक ही टाइप का। तो फिर समझ लेना कि वो जो है वायलेट कलर का फ्लावर जो अननोन है हमारे लिए, उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, तो 100% अगर जो हमें वायलेट कलर के फ्लावर मिलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल W, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है। तो पता चल गया कि ये जो वायलेट कलर है वो कौन सा है, तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। सेम वे यहाँ आपको पता है कि यहाँ वायलेट कलर का फ्लावर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं पता है कि यहाँ कैपिटल W है कि कैपिटल W स्मॉल w है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये सारा क्रॉसिंग होता है, रिजल्ट में ऐसा मिलता है कि 50% वायलेट कलर के फ्लावर मिले, 50% वाइट कलर के मिले, तो उसके हिसाब से हमें क्या पता चला कि वो पता चलता है कि हाँ ये जो है वो हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट है लेकिन हेटेरोजाइगस। क्लियर? तो एक्चुअली टेस्ट क्रॉस का पर्पस ही यही है कि हमें पता तो है कि डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट में हमें ये नहीं पता है कि वो होमो है या फिर हेटेरो है। तो जो भी होमो या फिर हेटेरो का मतलब पता चलता है जिस मेथड के थ्रू, उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्लियर? दैट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस यूजिंग दिस जीनोटाइप। एंड here by the using of the Punnett square method, if the first possibility, if the homozygous dominant is present, then the 100% result will be same, that is the violet color of flowers. And if the heterozygous dominant is present, then the results will be 50% of violet color and the 50% of white color flowers, and the ratio is 1:1. Clear? Okay, फिर भी कोई query है तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट थियरी, नेक्स्ट थियरी है द प्रिंसिपल्स or laws of inheritance. Okay, here on the basis of the observation of monohybrid test, Mendel proposed two principles or two laws and known as the principle or the law of inheritance. There are two laws. First law
is known as dominant law or the law of dominance. Law of dominance. And second law, that is the law of segregation. ओके अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ध्यान से सुनो, on the monohybrid, on the basis of the observation of monohybrid test cross, how many principles or laws will be given by the Mendel? Answer is there are two laws on the base of monohybrid cross. The first law is the known as law of dominance, and the second law, that is known as the law of segregation. Clear? Okay. Now, first law of dominance, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय the characters are controlled by discrete units, मतलब कि discrete units को बोलते हैं फैक्टर. The characters are controlled by the discrete units which is known as factors. फैक्टर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन्स. फैक्टर्स या जीन्स बोथ आर सेम. तो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या समझाया? ये जो कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब कि जो सेपरेट हो सकते हैं वो, उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं. तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स विच आर नोन एज फैक्टर्स. वो तो सही बात है ना. मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन से? टॉल या ड्वार्फ, वायोलेट या फिर वाइट, कोई भी येलो, ग्रीन, कोई भी कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स. डिस्क्रीट मतलब कि सेपरेट यूनिट्स के थ्रू. मतलब कि ये टॉल है प्लांट, तो वो किसके बेस पे टॉल है? फैक्टर या जीन के बेस पे. उसके अंदर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं. समझ में आ रहा है? कैरेक्टर्स जो मिल रहे हैं, टॉल है या फिर ड्वार्फ है या फिर वायलेट है या फिर वाइट है, व्हाटएवर, कोई भी कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर्स हमें जो दिखाई देते हैं, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल तो है ना कि किसकी वजह से ये कैरेक्टर डेवलप हुए. तो किसकी वजह से होते हैं? तो कैरेक्टर्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दिस आर नोन एज फैक्टर्स और जीन्स. दैट मीन्स कि अगर हमें टॉल कलर का कैरेक्टर देखने को मिला, तो उसका मतलब क्या है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये फैक्टर. दैट मीन्स कि ये जीन कैपिटल टी वाला है, उसकी वजह से हमें उसका कैरेक्टर टॉल मिला. स्मॉल टी की वजह से हमें वो कैरेक्टर ड्वार्फ मिला. कैपिटल डब्ल्यू की वजह से हमें वायलेट मिला एंड स्मॉल डब्ल्यू की वजह से हमें व्हाइट कलर मिला. वैसे तो कोई डायरेक्टली तो हमें कैरेक्टर्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं ना. मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर्स जो है वो किसके बेस पे मिलते हैं? कैरेक्टर्स का कंट्रोल किसके हाथ में? तो वो जीन्स के बेस पे मिलते हैं. उसके अंदर कैपिटल टी वाला जीन है, उसकी वजह से आपको ये टॉल वाला कैरेक्टर मिला है. समझ में आया? दैट इज द फर्स्ट. एक्चुअली ये लॉ क्या है? तो लॉ मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मोनो
हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने जितने भी ऑब्जर्वेशन देखे वो सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने ये 2 लॉज दिए हमें। तो एक्चुअली दैट इज नथिंग बट दैट इज द ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू क्या देखा कि उसने ये देखा कि उसके कैरेक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, तो वो किसके हिसाब से, किसकी वजह से मिल रहे हैं, तो वो जनरली हमें किसकी वजह से मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं पर्टिकुलर जीन्स की वजह से। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट इज characters are controlled by discrete units which are known as factor. Second point, the factors occurs in pair. वो तो पता है ना, कोई भी बार हमने ऐसा लिखा कि टॉल प्लांट मतलब कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट ऐसा लिखा कभी हमने कि टॉल का क्रॉसिंग हमने ड्वार्फ के साथ करवाया, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं कि ये कैपिटल टी है स्मॉल टी? नहीं, फैक्टर हमेशा पैर में ही लिखे जाते, वो पैर में ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि टॉल के लिए कैपिटल टी लिखते हैं या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, वो भी टॉल के लिए लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं। मतलब ये जो फैक्टर्स है वो ऑलवेज पैर में ही रहते हैं, कभी भी वो सिंगल नहीं रहते हैं। तो फैक्टर्स अकर्स इन पैर। क्लियर? दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है क्या? बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन हमने क्यों पढ़े हुए हैं? बिकॉज ये सारा ऑब्जर्वेशन मेंडल ने किसके बेस पे दिए? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये सारे पॉइंट स्टडी किए हुए। थर्ड पॉइंट क्या है? when two different alleles are present or when two dissimilar alleles are present in case of this, here both are similar, here both are similar, but in case of dissimilar, capital T small t, तो क्या होता है? if dissimilar alleles are present, then the one is dominant over other. Means if there is two dissimilar alleles are present, then one express itself and another remaining unexpressed or constant. Clear? मतलब कि अगर जब डिसिमिलर एलेल प्रेजेंट है तो दो में से एक ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। दैट इज डोमिनेंट, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, स्मॉल टी इज रिसेसिव। क्लियर? If two dissimilar alleles are present, then what happen? Then one is express itself and another remain constant. One who express its character which is known as dominant gene and another which is remain constant or unexpressed, then it's known as recessive. Clear? तो याद रखो कि जब भी दो डिसिमिलर एलेल प्रेजेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल टी है, तो जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डोमिनेंट है और जो एक की प्रेजेंस में दूसरे को डोमिनेंट नहीं कर रहा है वो रिसेसिव है। क्लियर? ओके, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और मेंडल ने इसके हिसाब से हमें क्या दिया कि ये जो डोमिनेंस है उसकी वजह से हमें पता चला कि मेंडल के जो भी मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो F1 जनरेशन थी, तो मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन में हमें सारे जो प्लांट्स से वो टॉल मिले। वो क्यों पता चला? बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन। वाई? बिकॉज F1 में जीनोटाइप मिला था कैपिटल टी और कैरेक्टर मिला टॉल। तो वो टॉल कैरेक्टर किसकी वजह से मिला था? डोमिनेंट की वजह से।
तो इसके हिसाब से हमें पता चला कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल, विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन पेरेंट्स, मतलब कि दो में से एक ही पेरेंट के जैसा है। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या मिला, F2 में हमें दोनों टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। क्लियर, मतलब कि दोनों टाइप के पेरेंट्स के जैसे रिजल्ट मिले। लेकिन हमें F2 में जो रेशियो मिला है 3:1, वो हमें किसकी वजह से पता चला, बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंस। व्हाई, बिकॉज हमें जो टॉल प्लांट्स थे उसमें हमें क्या मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो भी तीनों जीनोटाइप्स है, तो वो तीन प्लांट्स टॉल है, वो हमें किसके बेस पे पता चला, डोमिनेंट जीन के बेस पे, कि यहाँ तो दोनों डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट एलेल है, वन कैपिटल टी अनदर स्मॉल टी, तो दो में से एक ने ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया, दैट इज कैपिटल टी। उसकी वजह से हमें पता चला कि F2 में तीन प्लांट कैसे है, टॉल है। तो जो रेशियो मिला है 3:1, वो भी बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया? तो ये जो कंक्लूजन था उसमें हमें क्या पता चला कि F1 में सारे प्लांट्स टॉल है, F2 में दोनों टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, एंड जो रेशियो मिला 3:1 बिकॉज ऑफ दिस लॉ। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इजी है। क्या याद रखोगे? फर्स्ट पॉइंट कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स विच आर नोन एज द जीन्स और फैक्टर्स। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? जीन के थ्रू। मतलब कि टॉल कैरेक्टर है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है कैपिटल टी, ड्वार्फ कैरेक्टर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल टी। मतलब कि कैरेक्टर्स का कंट्रोल किसके थ्रू होता है? जीन्स के थ्रू होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फैक्टर्स अकर्स ऑलवेज इन पेयर्स। वो कभी भी सिंगल नहीं लिखे जाते, वो हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में ही होते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। थर्ड वन इज if the two dissimilar alleles are present, अगर दो dissimilar है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, then what happen? The first or the one express itself and gives the result, means and the another remains constant, मतलब कि दो में से एक ही एक्सप्रेस होता है, and the one which express itself is known as dominant and other is known as recessive. क्लियर? मतलब कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो देयर इज मेनली 3 पॉइंट्स ऑफ दिस लॉ, एंड कंक्लूजन इज व्हाट? द कंक्लूजन इज इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स आर टॉल, in F1 generation all the plants are tall, means which resembles only one parents. In F2 generation there is two types of characters which their parents, मतलब कि like their parents, one is tall, other is dwarf. But in case of tall plant, here there is ratio is 3:1. The 3:1 ratio is also due to this law of dominance. Why? Because in tall plant there is जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये किसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये डोमिनेंट है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आया? तो मेंडल ने ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये सारे पॉइंट्स दिए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में। क्लियर? ओके। फिर भी अगर नहीं पता चला तो पूछ लेना। एंड द सेकेंड लॉ इज सेग्रीगेशन लॉ। Law of segregation. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? टू सेपरेट। क्लियर?
ये किसके बेस पे दिया हुआ है ये लोग? 2ln, it based on this point 2ln. सिंपल लैंग्वेज में 2ln साथ में रहते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स्ड इफेक्ट नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? 2 एलएल्स है, देखो 2 डिफरेंट एलएल्स, वन इज कैपिटल टी, अनदर इज स्मॉल टी। ओके, नाउ व्हाट हैपन? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर प्रेजेंट, लेकिन बोथ आर प्रेजेंट मतलब लिखा ना स्टे टुगेदर, साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट या फिर मिक्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलती है। मतलब कि वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। समझ में आया? रहते हैं साथ में लेकिन मिक्स नहीं हो जाते हैं। मिक्स होगा तो फिर मतलब रिजल्ट में क्या चेंजेस आता है? सुनो, हमने पढ़ा है कि कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर वो कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? टॉल को। स्मॉल टी किसके लिए? ड्वार्फ। आपको पूरा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा उसमें आपको 2 ही रिजल्ट मिले हैं, या फिर टॉल या फिर ड्वार्फ। कहीं भी आपको मिक्स मीडियम साइज के प्लांट मिले? नहीं मिले। उसके बेस से ही आपको पता चलता है कि ये दोनों साथ में रहते हैं लेकिन पर्टिकुलर अपने इंडिविजुअल इफेक्ट देते हैं, मिक्स नहीं हो जाते हैं। मतलब ऐसा, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, दोनों साथ में है, इसकी अपनी इफेक्ट है, इसकी अपनी इफेक्ट है, इसकी वजह से हमें 2 ही रिजल्ट मिले, आइदर टॉल आइदर ड्वार्फ। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऐसे हो जाते हैं मिक्स, देन क्या होता है? मीडियम साइज के प्लांट मिलते हैं। लेकिन आपको पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहीं भी मीडियम साइज के प्लांट तो नहीं ही मिले। मतलब क्या हुआ उसका? कि उसमें कोई ब्लेंडिंग या फिर मिक्स इफेक्ट नहीं आती है। मतलब कि वो साथ रहते हुए भी कभी मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आ रहा है क्या? कि जो भी एलर्स है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। समझ में आया? ओके, एक्चुअली उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। देखो सुनो कि जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सुनो, अगर मैं लिख रही हूँ कि यहाँ है कैपिटल टी, ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर 2 जीन्स है, कैपिटल टी, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तब वो ऐसे हो जाते हैं, साथ में नहीं लेकिन ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 2 तो जीन कभी भी गैमेट्स मतलब जाइगोट फॉर्मेशन में टेक पार्ट्स तो नहीं लेंगे। So here during the process of gametogenesis क्या होगा? चलो ध्यान से देखो, यहाँ है कैपिटल टी, सोचो ये फादर है, यहाँ है स्मॉल टी, सोचो ये मदर है, मेल फीमेल। अब जब क्रॉसिंग होके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, समझ में आ रहा है? तो फ्यूजन कैसे होता है? तो कैपिटल टी जो है वो मदर के स्मॉल टी के साथ बाइंड हो सकता है, सेम वे इसके साथ बाइंड हो सकता है। मतलब कैपिटल टी
स्मॉल टी बनता है, सेम वे कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। क्लियर? अगर ये नहीं तो शायद ये इन्वॉल्व हो सकता है कि ये जो कैपिटल टी है वो मदर के स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर ये जो है वो मदर के स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मदर फादर में से कोई सिंगल ही गैमेट्स आता है फ्यूजन करने के लिए। जैसे कि आप फीमेल और ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, चलो फादर है दैट मीन्स कि एक्स वाई है, मदर है दैट मीन्स कि डबल एक्स है। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो स्पर्म है और एग है, तो स्पर्म जो एक्स कंटेनिंग है, पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर में से एक्स आए और मदर में से एक्स। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। क्लियर? ऐसा तो होता ही नहीं कि दोनों स्पर्म एक्स वाई दोनों साथ में आ सकते, कभी भी नहीं होता है। मतलब कि दोनों में से एक ही आता है, फादर में से एक, मदर में से एक। समझ में आ रहा है? उसके हिसाब से ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, और ऑफस्प्रिंग के जो जीनोटाइप है वो फॉर्म होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, शायद देखो कि फादर में से वाई होता है, मदर में से तो सेम वे ये भी एक्स या भी एक्स वाई, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि अगर एक्स एक्स आया तो ये वो बेबी गर्ल है, एक्स वाई है तो ये बेबी बॉय है। समझ में आया? मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब ये प्रोसेस होती है ना जाइगोट बनने की, वो प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, तो वो प्रोसेस में क्या होता है कि मदर और फादर में से हमें एक ही जीन्स मिलते हैं। कभी भी एक साथ दोनों आ गए क्या? नहीं। स्पर्म का एक्स है तो एग का एक्स के साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर स्पर्म का वाई एग के एक्स के साथ। तो फादर और मदर में से एक ही आता है। मतलब कि क्या हुआ, एक्स वाई वैसे ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, मतलब जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा, एक्स वाई। क्यों? जैसे यहां एक्स वाई है, तो जब ये प्रोसेस होगा तो एक्स वाई ऐसा फॉर्म होता है। यहां एक्स एक्स है, ये प्रोसेस में एक्स एक्स। क्यों? पॉसिबिलिटी क्या, अगर फादर में से एक्स है तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मदर के एक्स के साथ फ्यूज हो सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये फादर का जो एक्स है वो मदर के इस एक्स के साथ फ्यूज हो सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। समझ में आया? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर का जो वाई है वो मदर के एक्स के साथ फ्यूज हो सकता है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर में से वाई आएगा, मदर में से एक्स आएगा, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? मतलब कि कभी भी ऐसे पैर में तो होता ही नहीं कि वो पैर में होते हैं और फिर वो फ्यूज होते हैं, कभी भी नहीं। जब भी ये जो गैमेटोजेनेसिस मतलब जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तब एक्चुअली क्या होगा, तो वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर मदर में से कोई एक एंड फादर में से कोई एक गैमेट आएगा और फिर दोनों का फ्यूजन होगा। अगर फादर में से एक्स आया और मदर में से एक्स आया तो ये रिजल्ट मिला। सेम वे फादर में से ये एक्स आया, समझ लेना ध्यान से, यहां एक्स एक्स। अगर फादर में से ये एक्स आए, मदर में से ये एक्स आए तो एक्स एक्स। अगर फादर में से ये एक्स, मदर में से ये एक्स, देन एक्स एक्स। अगर फादर में से वाई, मदर में से एक्स, देन एक्स वाई। सेम फादर में से वाई, मदर में से, मतलब कि दोनों कैसे हो जाते हैं, सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जाइगोट। समझ में आ रहा है? ऐसा भी ये प्लांट के भी कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द गैमेट्स जो भी है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। समझ में आया?
क्लियर? जो भी एलेल्स होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, समझ में आया? स्मॉल टी वो भी सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूजन में दोनों में से कोई एक ही एंटर होगा, दोनों एक साथ, तो क्योंकि मदर में से एक आएगा और फादर में से एक आएगा, दैट मीन्स के दो फादर में दो है, मदर में, मतलब कि फादर में कैपिटल टी है, मदर में स्मॉल टी, तो कभी ऐसा हो सकता है कि फादर के दोनों टी आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में? नेवर। एक ही पॉसिबिलिटी है, फादर में से एक और मदर में से, वो ऑफस्प्रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो बन जाता है। तो जब भी ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, तब क्या होता है, ये पॉइंट याद रखना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो एलेल्स होते हैं वो ऐसे सेपरेट आउट होते हैं। क्लियर? उस हिसाब से उसको हमने क्या बोला है, सेग्रीगेशन। क्या बोला है? सेग्रीगेशन। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट उसमें याद रखो कि अगर होमोजाइगस है, पढ़ा हुआ है ये, मतलब कैपिटल टी है, होमोजाइगस है, जिसका हम करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ। समझ में आया? तो अगर ये होमोजाइगस है तो रिजल्ट्स सारे कैसे मिलेंगे? सेम। कैसे रिजल्ट मिलेंगे? सेम। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है, कोई एक पेरेंट, मतलब कि वो हेट्रोजाइगस है, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि उसका कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के साथ 50% चांसेस है बाइंड होने के, और ये जो स्मॉल टी है तो स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी है 50% रिजल्ट की, मतलब कैपिटल टी अपने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, उसके चांसेस 50%, स्मॉल टी अपने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, उसके चांसेस भी 50%। मतलब कि अगर होमोजाइगस है तो दोनों के सेम प्रोपोर्शन में एलेल्स होते हैं, मतलब कैपिटल टी की पॉसिबिलिटी भी 50% एंड इसकी भी 50%, उसके हिसाब से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों के मिलते हैं, सेम नहीं होते, वो दोनों के मिलते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग टू डिफरेंट एलेल्स। तो कैपिटल टी अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके भी 50%, और स्मॉल टी है वो फ्यूज होगा, उसके भी 50% चांसेस हैं। तो दोनों की इफेक्ट आने के चांसेस कैसे कितने होते हैं? 50-50% होते हैं। समझ में आया? तो जब हेट्रोजाइगस होता है तब हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब दोनों टाइप के कैरेक्टर्स मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द टू एलेल्स हैविंग सेम प्रोपोर्शन। एंड अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो सारे कैरेक्टर्स हमें कैसे मिलते हैं? सेम। दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या याद रखोगे सेग्रीगेशन में? सेग्रीगेशन का मतलब होता है टू सेपरेट आउट, मतलब कि सेपरेट होना। क्लियर? तो जो सेपरेट होना है, तो टू सेपरेट आउट मतलब किस प्रोसेस के थ्रू? एक्चुअली याद वही रखो कि उसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी जो प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस की, तब क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि जब जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जनरली क्या होगा, तो जो एलेल्स है वो सेपरेट होंगे, और दोनों फादर में से एक एंड मदर में से एक, ऐसे दोनों में से एक ही गैमेट्स जाएगा और फ्यूज होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्लियर? और उसके हिसाब से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, दो एलेल का सेपरेट होना। समझ में आया? अगर वो एलेल्स होमोजाइगस है तो सारे कैरेक्टर्स सेम मिलते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम एलेल्स। एंड अगर वो हेट्रोजाइगस है तो 50-50% चांसेस है, मतलब कि स्मॉल प्रोपोर्शन में एलेल्स है, कैपिटल टी 50% है, स्मॉल टी 50% है, और इसके हिसाब से हमें दोनों टाइप के कैरेक्टर्स सेम प्रोपोर्शन में, मतलब कि 50-50% मिलते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? ओके, फिर भी कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ओके?